नेक्स्ट टॉपिक है वोमेन राइट अबाउट वोमेन। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि महिलाओं ने लिखना चालू किया किसके बारे में, महिलाओं के बारे में। जैसे हम लोग पिछले 2-3 क्लासों में लगातार ये देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं पढ़ना चालू कर रही हैं, किस तरीके से उनके लिए स्कूल खोला गया, किस तरीके से उसके फादर और हस्बैंड भी घर पे उसको पढ़ा रहे हैं। तो मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले 2-3 क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि महिलाएं धीरे धीरे क्या हो रही थी, एजुकेट हो रही थी, यानी कि वो लोग भी पढ़ना लिखना सीख रही थी, है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि महिलाएं इतना पढ़ लेती हैं कि महिलाओं ने ही लिखना चालू कर दिया किसके जीवन के बारे में, महिलाओं के जीवन के बारे में। बेसिकली वो लोग लिखते क्या थे, ये लिखते थे कि महिलाएं किस प्रकार के समस्याओं को झेलते हैं अपने घरों में, किस प्रकार के कामों को करना पड़ता है। कहने का मतलब महिलाओं ने ही महिलाओं के जीवन के बारे में लिखा कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को अपने घरों में। ठीक है, तो देखते हैं इसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मुस्लिम वोमेन लाइक दी बेगम्स। बेगम्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मुस्लिम वोमेन ऑफ हाई रैंक। हाई रैंक का मतलब, हाई रैंक का मतलब बताइए। हाई रैंक का मतलब होता है ऐसे ऐसी महिला जो कि थोड़ा सा ऊपर घर में है। ऊपर घर में मतलब जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अमीर होते हैं, इस तरीके का। यहाँ पे रैंक का मतलब वो नहीं समझना पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ये सब नहीं। यहाँ पे रैंक का मतलब है कि जो थोड़ा सा बड़े घर से बिलोंग करती है उनको हम लोग बेगम कहते हैं। ठीक है, आगे तो वो तो मुस्लिम वोमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वोमेन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भोपाल में खास करके जो बड़े बड़े मुस्लिम घर की महिलाएं थी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में और महिलाओं को आगे बढ़ाने में। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भोपाल के अंदर जो बड़े बड़े मुस्लिम परिवार थे उनके महिलाओं ने सबसे पहले अपने आप को एजुकेट किया। अपने आप को एजुकेट करने के बाद फिर वो लोगों ने अलग अलग प्रकार के महिलाओं को भी पढ़ाया लिखाया और उनको बताया कि हमारा अधिकार क्या है, आपको भी पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। आगे दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। और अलीगढ़ में तो उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया। उन सभी महिलाओं ने मिलके, खास करके मुस्लिम महिलाओं ने मिलके अलीगढ़ में एक स्कूल खोल दिया, प्राइमरी स्कूल, खास करके गर्ल्स के लिए। कहाँ पे खोला था? अलीगढ़ में खोल दिया था। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बेगम रुकैया सखावत हुसैन started schools for Muslim girls in पटना एंड कलकत्ता। हमारे यहाँ पे पटना का भी जिक्र है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ये एक महिला का नाम है, मुस्लिम महिला है। उन्होंने स्कूल चालू किया मुस्लिम गर्ल्स के लिए, खास करके पटना और कलकत्ता में। तो देख रहे हैं आप, हर प्रकार के महिलाएं अलग अलग स्कूल खोल रही हैं ताकि गर्ल्स पढ़ सके। तो बेसिकली गर्ल्स के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल सही बात था, अच्छी बात थी। आगे बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगन टू इंटर यूनिवर्सिटीज। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1818 आते आते तक बहुत सारी महिलाएं यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ना चालू कर दी। सोचो, पहले तो प्राइमरी पे ही पढ़ती थी वो लोग, छोटे मोटे स्कूल में, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। तो बहुत बड़ी बात थी, यानी कि महिलाएं धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट कर रही थी। आगे सम ऑफ देम बिकेम डॉक्टर्स एंड सम बिकेम टीचर्स। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर बन जाती थी, कुछ महिलाएं टीचर्स बन जाती थी। भाई देखो, जिस प्रकार का पढ़ाई करोगे उस प्रकार का आप बन जाओगे, है ना। आगे मैनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर व्यूज ऑन वुमेन इन सोसाइटी। बहुत सारी महिलाओं ने महिलाओं के जीवन के ही बारे में लिखा कि किस प्रकार से महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों को झेलना पड़ता है महिलाओं को। तो महिलाओं ने ही बेसिकली महिलाओं के जीवन के बारे में लिखना भी चालू कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल, ताराबाई शिंदे वॉज एजुकेटेड एट होम एट पूना एंड शी पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। इसका मतलब होता है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो यहाँ पे एग्जांपल, एक महिला का नाम है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने अपने आप को एजुकेट किया कहाँ पे? अपने घर पे ही, यानी कि उन्होंने पढ़ना कहाँ पे सीखा? पढ़ना लिखना ये सब अपने घर पे ही सीख लिया उन्होंने। और उन्होंने पढ़ने लिखने सीखने के बाद उन्होंने अपना एक खुद का किताब छापा उन्होंने।
लिखा। उस किताब का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जिसका मतलब होता है, ये तो स्त्री पुरुष तुलना एक हिंदी शब्द हो गया, जिसका मतलब होता है बेसिकली आप कंपेयर करो किसके किसके बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में कंपैरिजन करो। जिसमें यानी कि इस किताब में इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज किया था कि महिला और पुरुष दोनों किस तरीके से अलग है, इसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। मतलब इन्होंने बेसिकली अपने किताब में ये बताया था कि पुरुष अपने आप को महान समझता है और महिलाओं को वो कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, यही इन्होंने अपने किताब में लिखा था। तो आप देख रहे हैं हर प्रकार की महिलाएं सामने आ रही हैं, पढ़ रही हैं, और पढ़ने के बाद महिलाओं के बारे में लिख भी रही हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, जागरूकता फैल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ताराबाई शिंदे जी ने एक किताब लिखा था जिसका मतलब था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें बेसिकली कंपैरिजन बताया गया है मेन और वुमेन के बीच में। ठीक है, आगे पंडिता रामाबाई वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड शी फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन। यहाँ पे एक और महिला हमारे सामने आती है जिनका नाम था पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई, ये बहुत बड़ी मतलब नॉलेज था इनको, बहुत अच्छा नॉलेज था इनको संस्कृत का। सोचो ये स्कॉलर थी संस्कृत की, मतलब संस्कृत का इनको अच्छा खासा नॉलेज था, बहुत ज्ञान था इनको संस्कृत का। इनको ऐसा लगता था कि हिंदू धर्म में खास करके महिलाओं के ऊपर जो है ना अत्याचार ज्यादा होता है। सही बात भी था उस समय पे, क्योंकि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी रिलीजन हो, उस समय पे महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार उस समय पे होता था। अत्याचार, मारना पीटना, डराना धमकाना, घर के कामों को जबरदस्ती ज्यादा लेवल पे करवाना, ये सब होता था उस समय पे। तो इन्होंने क्या किया, फिर देखो इन्होंने क्या किया, सी रोड अ बुक अबाउट द मिसरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार की किताबों को लिखा, लेकिन उस किताबों में उन्होंने ज़्यादातर जो जिक्र किया है वो बहुत ही खराब स्थिति जो होता है वुमेन का, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, और खास करके अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में। यानी कि बड़े जो कास्ट हैं वहाँ पे भी महिलाओं को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, इन्होंने अपने बुक में लिखा है। ठीक है, आगे सी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands relatives। अब देखो होता था ना क्या उस समय पे, बताते हैं उस समय पे क्या होता था। मान लीजिए कि किसी महिला का हस्बैंड किसी भी कारणवश डेथ कर गया, मान लीजिए किसी महिला का जो हस्बैंड है वो किसी भी कारणवश डेथ कर गया, तो उसके रिलेटिव बोलते थे ना कि पक्का खराबी किसमें, इस महिला में खराबी है, इसी के वजह से इसका हस्बैंड डेथ कर गया। तो उसका रिलेटिव उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसका रिलेटिव उस महिला को स्वीकार ही नहीं करता था। कहता था कि जब इसका हस्बैंड ही डेथ कर गया तो अभी जिंदा रह के क्या करेगी, इसको भी हटाओ, इसको भी जला के मार दो। ऐसे लोग करते थे। तो इस चीज को ये चीज ना बहुत खराब लगा कि इनको, पंडिता रामाबाई को। तो इन्होंने पूना में एक ऐसा मतलब एक पूरा होम बना दिया, एक ऐसा जगह बना दिया जहां पे विधवा महिला आके रह सकती थी। बात समझ में आ रही है। अब तो बेसिकली वही बात है ना, जिसका हस्बैंड डेथ कर गया क्या उसका रिलेटिव उसको स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार करेगा। उस समय पे नहीं करता था। उनका मानना यह था कि इनका जो हस्बैंड मरा है ना इसी की वजह से मरा है, तो इसको भी कोई जीने का अधिकार नहीं है, इसको भी घर से हटाओ, भगाओ, नहीं तो उसको भी जान से मार दो। और लोग जान मार देते थे। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको जीने का अधिकार था, पता हमको जीना चाहिए, जो जीना चाहती थी, उनके लिए पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विडो होम बना दिया जहां पे विधवा महिला आके रह सकती थी आराम तरीके से, कोई इसको मारेगा पीटेगा नहीं वहां पे। हियर women were trained so that they could support themselves economically। और इस विडो होम में जहाँ पे विधवा महिला रहती थी पूना में, वहां पे महिलाओं को खास करके ट्रेन किया जाता था। ट्रेन इसलिए किया जाता था ताकि आप खुद से काम कर सके और खुद से काम करके पैसे कमा सके, किसी के ऊपर आप निर्भर ना रहें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही थी पंडिता रामाबाई जी। आगे मैनी हिंदू नेशनलिस्ट felt that Hindu women were adopting Western ways and this would corrupt Hindu culture and erode family values। देखो यहाँ पे कुछ लोगों का तो मानना ये भी था, यानी कि कुछ हिंदू के बड़े बड़े नेशनलिस्ट, मतलब कि बड़े जो अपने आप को महान देशभक्त समझते थे हिंदू के अंदर, उनका मानना यह था कि ये जो महिलाएं अब धीरे धीरे सिस्टम अडॉप्ट कर रही हैं, ये वेस्टर्न सिस्टम है। वेस्टर्न मतलब हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। इनका क्या मानना था, इनका मानना यह था कि इंडिया का कल्चर यह है कि महिलाओं को घर से बाहर मत निकलने दो, महिलाओं को स्कूल मत जाने दो, महिला का यदि हस्बैंड डेथ कर गया उसको भी जला दो। ये इन लोगों का मानना था, इंडिया के लोगों का।
लेकिन हम लोग अब क्या हो रहे थे, अपने आप को एजुकेट कर रहे थे। विधवा महिला भी दोबारा शादी कर रही थी, लड़कियां पढ़ रही थी। तो एक तरीके से जो हम लोग ये सिस्टम कर रहे थे, महिला जो खास करके अपने आप को फॉलो कर रही थी ये सब सिस्टम, तो उनको लग रहा था ना कि हमारे इंडिया का कल्चर बर्बाद हो रहा है। तो बताओ, क्या हमारे इंडिया का कल्चर बर्बाद हो रहा था या हम लोग और अच्छा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे? आप जरा बताओ। अच्छा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे, ऑब्वियस ये बात है। तो कुछ लोगों का मानना केवल ये था कि महिलाएं यदि ये सब चीज़ काम कर लेंगी, पढ़ लेंगी, स्कूल जाने लगेंगी, घर से बाहर निकलने लगेंगी, तो इस तरीके से हमारे इंडिया का कल्चर जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये इनका मानना था। लेकिन हकीकत तो ये था कि हम लोग और अच्छे समाज की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वेयर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का होता है वैसे मुस्लिम जो कि पुराने विचार के थे, जो कि बिल्कुल कोई बदलाव नहीं चाहते थे कि महिला पढ़े लिखे, उनको भी ये डर लगता था कि हमारा जो ये बदलाव हो रहा है महिलाओं के जीवन में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका गलत परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन हकीकत तो ये था कि हमारी महिलाएं पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, अपने आप को एजुकेट कर रही थी। ठीक है, आगे इसमें और भी कुछ पॉइंट है। By the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. 19th सेंचुरी के अंत तक महिलाएं भी अपने आप को मतलब अपने आप को सुधारने लगी, और खास करके महिलाएं भी अपने आप ग्रुप बनाती थी। 10-15 महिला का ग्रुप बनता था और वो लोग गांव का घूमते थे और दूसरे महिलाओं को समझाते थे कि हमारा अधिकार कुछ और है, हम लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली महिलाओं ने ही महिलाओं को भी प्रेरित किया था उस समय पे। आगे, they wrote books, magazines, founded schools and training centers and set up women's association. सोचो, महिलाएं अब इतनी आगे बढ़ गई थी, वो महिलाएं अब किताब भी लिख रही थी, मैगजीन भी लिख रही थी, और अलग अलग जगहों पर लड़कियों के लिए स्कूल भी खुल रहा था, ट्रेनिंग सेंटर भी खुल रहा था। बात समझ में आ रही है? और महिलाएं अपना ग्रुप भी बना रही थी, यानी कि महिलाएं अपना एसोसिएशन भी बना रही थी। एसोसिएशन मतलब ग्रुप होता है इसका मतलब। तो महिलाएं बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रही थी उस समय पे। आगे, दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश लॉज फॉर फीमेल सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। अब महिलाओं का संख्या पढ़ा लिखा होना ज़्यादा हो रहा था, यानी कि महिलाएं अब ज़्यादा पढ़ रही थी, तो अब उनका डिमांड ये था कि हमको वोटिंग अधिकार भी मिलना चाहिए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय पे महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने मूवमेंट किया, अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के लोगों से डिमांड किया कि हमको भी वोटिंग राइट देना चाहिए, यानी कि हम भी वोट दे सके, हमको अधिकार दो, हमको भी बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, हमको ये भी चाहिए, महिलाएं पढ़ लिख सके, हमको ये भी सुविधा चाहिए। कहने का मतलब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, महिलाओं का जो डिमांड था वो भी बढ़ने लगा, यानी कि अपने अधिकार के लिए वो लोग ज़्यादा लड़ने लगे, जो कि बिल्कुल सही था। आगे, some of them joined various kinds of nationalist and socialist movement from the 1920s। तो बहुत सारी महिलाएं जो ज़्यादा एक्टिव थी इन सब चीज़ों में, उन्होंने तो कई सारे मूवमेंट को भी ज्वाइन कर लिया कि हाँ, इस मूवमेंट में हम पार्टिसिपेट होंगे तो महिलाओं का अधिकार क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, आगे, लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ग्रांट देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। हमारे सामने यहाँ पे दो बहुत बड़े लीडर हैं। लीडर का नाम है जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये दो ऐसे लीडर थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को स्वीकार किया। उनको लगा कि हाँ, महिला जो डिमांड कर रही है ये अधिकार इनको मिलना चाहिए। जब हम पुरुष को मिल सकता है अधिकार वोटिंग का, अच्छा हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, तो महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकता? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इन सभी ने महिलाओं के फ्रीडम को बहुत आगे बढ़ाया, उनको इक्वालिटी दिया, यानी कि समाज में बराबर दर्जा दिया, ठीक उसी प्रकार का जिस प्रकार का मेंस के पास होता है अधिकार। ठीक है, आगे, नेशनलिस्ट लीडर्स promised that there would be full suffrage for all men and women after independence। तो हमारे बड़े बड़े जो देश प्रेमी थे, देश प्रेमी मतलब जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने ये वादा किया महिलाओं से कि जब हमारा देश एक बार आज़ाद हो जाएगा तो सभी महिला को, सभी पुरुष को वोटिंग राइट मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? सफरेज मिल जाएगा मतलब वोटिंग राइट मिल जाएगा। उस समय पे हम लोग आज़ाद नहीं थे ना, अंग्रेजों के कब्जे में थे हम लोग। तो उन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया, हमारे बड़े बड़े जो लीडर थे उन्होंने प्रॉमिस ये किया कि एक बार यदि हम लोग आज़ाद हो गए, अंग्रेज यहाँ से भाग गया, तो हर प्रकार के महिलाओं को, हर प्रकार के पुरुष को वोटिंग राइट मिलेगा, यानी कि वो भी वोट दे पाएंगे। और वही ठीक हुआ।
जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ भारत, तो सभी प्रकार के महिलाओं को, सभी प्रकार के पुरुष को वोटिंग राइट दे दिया गया, यानी कि सबको अब वोट कर सकते थे। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कि अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे वो है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। ये हमारा टॉपिक अगले वाले क्लास में होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।